मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास की हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य जो कि एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य था, जिसके स्थापनाकर्ता चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सबसे पहले हम जो पिछली बार हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम सम्राट अशोक के बारे में काफी अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी है हमें वह किन स्रोतों से मिलती है। तो सबसे पहले ही नाम आएगा कौटिल्य। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, छैमेंद्र का व्रत कथा मंजरी, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। तमिल ग्रंथ है कुछ अहनामुरु और मोरानुरु। इनसे हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कुछ यूनानी लेखक भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन और यूनानी लेखक ये हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य, उसकी विशालता, उसके राजनैतिक और आर्थिक तथा धार्मिक उत्थान और पतन के बारे में हमें विशेष तौर से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक उनका शासन काल रहता है। नंद वंश का शासक था घनानंद का साम्राज्य मगध पर फैला हुआ था। तो घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य शासन संभालते हैं और 322 में राज सिंहासन पर आसीन हो जाते हैं। 305 में, जो 305 ईसा पूर्व है, मैसेडोनिया का शासक था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में। उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देता है और दोनों के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करने हेतु एक संधि होती है। उस संधि के उपरांत जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया जाता है तथा जो सेल्यूकस निकेटर है उसका एक राज दरबारी कवि हुआ करता था मैगस्थनीज को यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजकवि के रूप में भेज देता है। उसके बाद में आता है बिंदुसार जब चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना विधि के द्वारा, जो कि जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग व्रत उपवास करके जब हम मृत्यु का वर्ण करते हैं तो वो संलेखना विधि कहलाती है। कल्पसूत्र बताता है कि भद्रबाहु से इन्होंने जैन दीक्षा ग्रहण करी थी और उसी के बाद फिर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। उसके बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं तो इनका बेटा होता है बिंदुसार राज सिंहासन संभालता है 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार उनका कई जगह अलग अलग नाम मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो यूनानी शासक उसको अमित्रोचेट्स कहते हैं, वहीं स्ट्रैबो है उसको एलियोट्रेट्स कहता है तथा फ्लीट उनको अमित्र घात के नाम से जानता है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का वध करने वाला। इसके जमाने में जो दिव्यावदान बताता है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं। सबसे पहले वो अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है, उसके बाद में यह सुसीम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। एक और बात ध्यान रखनी है इसके शासनकाल की कि यूनानी शासक हुआ करता था एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक भेजने की मांग करता है। तो एंटियोकस प्रथम डायमेकस और सूखे अंजीर, मदिरा वगैरह वगैरह इसके शासनकाल में इसके लिए भेज देता है। दूसरा मिस्र का राजा हुआ करता था फिलाडेल्फस, जिसको टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। वो डायनोसिस नाम का एक राजदूत होता है, उसको इसके शासनकाल में भेज देता है। तो हमको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो तक्षशिला में हुआ विद्रोह, दूसरा यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम जो कि डायमेकस को भेजता है राजदूत के रूप में, और दूसरा मिस्र का राजा फिलाडेल्फस जिसको टॉलमी द्वितीय के नाम से जानते हैं, वो डायनोसिस को इसके राजदूत के रूप में भेजता है। अब हमें पढ़ना है अशोक के बारे में। अशोक जो कि 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक
संभालता है, शासक बना रहता है। 4 वर्ष के लिए इसको सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा। कई किंवदंतियां ऐसी है कि अशोक के 100 भाई थे और 100 भाइयों से इन्होंने युद्ध किया। युद्ध के दौरान कई भाई हैं, उन्होंने बगावत कुछ ज्यादा पुरजोर कर दी, तो फिर उन सब का वध करके फिर लास्ट में अशोक अपना राज सिंहासन प्राप्त करता है। वैसे देखा जाए तो 273 ईसा पूर्व में वह विधिवत रूप से राज तिलक करवाता है, लेकिन मंत्रोच्चारण विधि के द्वारा यह 269 ईसा पूर्व में अपना राज तिलक करवाता है। शासन तो संभाल लिया इसने 273 ईसा पूर्व में, मगर मंत्रोच्चारण और विधिवत रूप से राज तिलक 269 ईसा पूर्व में यह करवाता है। अभिलेखों में इसका नाम देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी लिखा गया है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इसको इन्हीं नामों से पुकारते होंगे। अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम मास की अभिलेख में मिलता है तथा गुर्जरा अभिलेख में भी इसका यही अशोक नाम मिलता है। राज्य अभिषेक के जब 7 वर्ष पूर्ण हो चुके थे तो इसने कश्मीर से लेकर खोतान तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसके साम्राज्य विस्तार की देखें तो साम्राज्य इसका काफी फैल गया था। उत्तर की ओर देखें तो कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, यहां तक इसका साम्राज्य था। पूर्व की ओर देखें तो बंगाल की खाड़ी तक इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। दक्षिण में देखें तो कर्नाटका तक और पश्चिम में देखें तो काठियावाड़ तक के क्षेत्र को इसने अपने शासन में शामिल कर लिया था। तो कह सकते हैं कि हम एक अशोक महान सम्राट के रूप में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इसका जो साम्राज्य था काफी विशाल हो चुका था। और भी कई बातें हैं इसके मामले में। 305 ईसा पूर्व में जो ये अशोक महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने जो राज सिद्धांत है, पितृवत राज सिद्धांत इसने दिया है। पितृवत अर्थात जनता को पुत्र के रूप में मानते हुए इसने प्रजा का पालन पोषण किया। इसने बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो करवाए हैं, बहुत सारे लोक कल्याणकारी करवाए थे। इसका एक फेमस युद्ध है इसके शासनकाल के दौरान, कलिंग का युद्ध। आपको पता होगा कलिंग सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था, तो हर किसी की निगाह कलिंग पर टिकी हुई रहती थी। दूसरी बात, कलिंग हाथियों के लिए फेमस था और हाथी युद्ध के लिए काम में आते थे, तो इसीलिए भी जो शासक थे कलिंग पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। सम्राट अशोक है, लोक कल्याणी कार्य के लिए इसका नाम सर्वप्रथम आता है। कौटिल्य का जो लोक कल्याण का सिद्धांत था, उसका जो आदर्श था, उस आदर्श को इन्होंने आत्मसात किया। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसे सुधारात्मक कार्य किए, कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे वृक्षारोपण है, कृषि है, सिंचाई है, विभिन्न जगहों पर सराय बनवाई, रोजगार में सुधार हुआ, आर्थिक और आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार करके इसने राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा और नौकरशाही हेतु संविदा तैयार की। जिस तरीके से वर्तमान में जो संविदा पर लोग लगते हैं, उनको जॉब मिलती है, तो उसी तरीके से इन्होंने भी नौकरशाही के लिए संविदाएं तैयार करवाई। भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए उसने समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनमें गतिशीलता प्रदान की, ताकि समाज का कमजोर वर्ग का उत्थान हो और कोई भी ऐसा वर्ग ना हो जो दूसरे वर्ग पर अधिशासित हो। एकमात्र ऐसे प्रशासक हुए हैं ये जिन्होंने प्रजा के आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ उनके जो उत्पादन की शक्ति थी उन पर भी ध्यान दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया और इस पर अधिक ध्यान दिया। अशोक के साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था और उनका पुनर्वितरण सार्वजनिक हित और लोक रंजन के कार्य में तथा जो अर्थव्यवस्था है उनमें काफी तीव्रता आई। इन कार्यों के फलस्वरूप
जो आम जनता है उनकी क्रय शक्ति में काफी वृद्धि हुई। अशोक ने वैदेशिक नीति को सामयिक बना दिया। उस वक्त जिस तरीके की वैदेशिक नीति की आवश्यकता थी उसी के अनुरूप उसने अपनी वैदेशिक नीति बनाई और विदेशों के साथ में संबंध स्थापित किए। तत्कालीन सम्राटों के साथ उसने कूटनीतिक संबंध बनाए, उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे जिससे अंतः संबंधों की स्थापना की जा सके। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया तथा सभी वर्गों के समान महत्व व आदर प्रदान करने पर बल दिया। प्राय एक लिपि का अनुसरण करके उसने संपूर्ण साम्राज्य में अपने जो उपदेश थे उनको पहुंचाया और एक ऐसी लिपि का चयन किया जो जनसाधारण की भाषा हो और उनके आम बोलचाल में अक्सर काम में आने वाली और उसको जनसाधारण आसानी से समझ सके व उसको आत्मसात कर सके। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख हमें यह बताता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था तथा इसने नंदराज को हराकर कलिंग पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय कलिंग की जो राजधानी थी वो तौसली हुआ करती थी। अशोक संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। कलिंग था वो हाथियों के लिए फेमस था, मैं अभी पहले बता चुकी हूँ, हाथियों के लिए फेमस था, सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण था और तीसरी सबसे खास बात है कि वो समुद्र तट के किनारे स्थित था, इसीलिए व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कलिंग के युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की हत्या हुई, जिसको देखकर अशोक का जो दिल है वो काफी परिवर्तित हो गया। अब उसने भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया, अर्थात अब वो जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करेगा, ऐसी मंशा उसने बना ली थी। अशोक के बाद में और भी कई सम्राट आते हैं, जैसे कि जालोक का नाम आता है, कुणाल का नाम आता है, दशरथ है, संप्रति है, शालीसूक है, देववर्मन है और लास्ट में वृद्धदत्त का नाम आता है। वृद्धदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना होती है। सुंग वंश का एक शासक हुआ करता था, सुंग वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र वृद्धदत्त की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, उस वंश का नाम था सुंग वंश। अब हम पढ़ते हैं अशोक के धम्म की विशेषता। अभी मैं बता चुकी कि अशोक की जो नीति थी वो धम्म पर आधारित थी और उसने धम्म को सबसे ज्यादा महत्ता दी। धम्म के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले उसने सहिष्णुता का सिद्धांत दिया, अहिंसा का सिद्धांत दिया, बाह्य आडंबर व हीनता का सिद्धांत दिया, लोक कल्याण का सिद्धांत दिया। लोक कल्याण सभी प्रजा को वह पुत्रवत मानता था और एक पिता की तरह उनका भरण पोषण किया करता था, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया करता था। सहिष्णुता के अंतर्गत विभिन्न जो विचार हैं अपने धर्म में, उन आस्थाओं के बीच में, वो सहिष्णुता। दूसरा अहिंसा, उन्होंने जीव मात्र की हिंसा को भी पाप बताया है। तीसरा आडंबरहीनता, क्योंकि उस वक्त जो हमारा जो समाज था काफी आडंबर से घिरा हुआ था, जैसे कि पशु बलि है, नर बलि है और भी ऐसी कुरीतियां थी जो उस वक्त चल रही थी। तो इन्होंने ये जो बाह्य आडंबर थे, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे, बहुत सारा पैसा खर्च करवाया जाता था और मूर्ति पूजा वगैरह ये सारी चीजें थी, तो उन्होंने इन सब बाह्य आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। विभिन्न वर्गों की जातियां, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने का इसने प्रयास किया है। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए भी स्वीकार्य थे, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, मगर उसने ऐसे धम्म की नीतियों का उपदेश दिया जो सभी के लिए एक तरीके से अनिवार्य थी। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों की बात करें तो अशोक ने इस पर सर्वाधिक बल दिया और सबसे ज्यादा जो लागू की वो सहिष्णुता का सिद्धांत लागू किया। प्रथम व्यक्ति
प्रथम जो स्वयं व्यक्ति की सहिष्णुता है वो सबसे ज्यादा मायने रखती थी। द्वितीय जो विभिन्न उसके विचार हैं, विश्वास है, उसके धर्म है, उसकी भाषाओं में सहिष्णुता है। इसी अशोक ने 7वें नंबर का अभिलेख, 11वें नंबर का अभिलेख और 12वें नंबर का जो शिलालेख है उसके ऊपर उत्कीर्ण करवाया। माता पिता की सेवा करना, गुरुओं का आदर करना, दासों के साथ में उचित व्यवहार करना, धर्मसार की वृद्धि करना, सिद्धांतों में आते थे। धर्म का दूसरा जो बुनियादी सिद्धांत था वो था अहिंसा। जीव मात्र के साथ में किसी तरीके का कोई भी पाप नहीं करना, उसकी आत्मा को किसी भी तरीके का ठेस नहीं पहुंचाना। जीव हत्या का विरोध किया उसने और यह बात उन्होंने प्रथम व 11वें शिलालेख तथा 5वें स्तंभ लेख में उत्कीर्ण करवाई। जन कल्याण की अवधारणा, जन कल्याण के अंतर्गत उसने कुएं खुदवाए, बावड़ियां खुदवाई, सराय बनवाई, वृक्षारोपण करवाया, लोगों के लिए जन सेवा के कार्य किए। अशोक का जो नवा अभिलेख है या कहें कि शिलालेख, अशोक का जो नवा शिलालेख है, शिलालेख यह बताता है कि अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो भी निरर्थक अनुष्ठान और यज्ञ होते थे, ऐसे बाह्य आडंबरों से दूर रहो, उनकी निंदा की है उसने। प्रथम स्तंभ लेख है, इसमें धर्म की प्राप्ति के लिए आप धर्म की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धर्म दान दे सकते हैं, जो भी हमारे बीमार व्यक्ति हैं उनकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं। जो अशोक है उसका दूसरा स्तंभ लेख यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दान दे, सत्य, पवित्रता और निष्ठुरता, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि का निषेध करे, सत्य बोले हमेशा, दान दे, जीव मात्र पर दया करे। ये सारी चीजों को इन्होंने बढ़ावा दिया। धम्म को फ्लीट नाम का जो व्यक्ति है और जो राधा कुमुद है, इन दोनों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। फ्लीट कहता है कि जो इसका धम्म था वो एक राजधर्म था, वही जो राधा कुमुद मुखर्जी है इसको सार्वभौमिक धर्म और भंडारकर है, ये उसको उपासक बौद्ध धर्म की संज्ञा देते हैं। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति होती है। आपको पता है कि तीसरी बौद्ध संगति विशेष तौर से विशेष महत्व रखती थी और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे मोगलीपुत्र तिस्स। तृतीय बौद्ध संगति है, यह बुलाई जाती है। इसके अंतर्गत संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया जाता है। इससे उसके बौद्ध धर्म में परिणित होने की पुष्टि मिलती है कि इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रखा था। तथापि जो भी धम्म है सर्वमान्य आचार, तत्व, नैतिक नियमों का समन्वय था, सरल था, सुबोध था, पवित्र था, नैतिक था और व्यावहारिक था। उसका धर्म सर्वमंगलकारी था, जिसका उद्देश्य था प्राणी मात्र की सेवा करना। धर्म की नीति की क्रियान्वती के लिए मैंने बताया आपको कि अशोक ने धर्म के प्रतिपादन हेतु व्यावहारिक उपाय किए थे। इस हेतु उसने न केवल युद्ध की नीति का परित्याग कर दिया, अपितु जन धन के जो भी दुख सुख हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, उनकी आवश्यकता है, उनको समझा और समझ के उनको दूर करने का प्रयास किया। उसने नौकरशाहों को तत्काल न्याय देने, लोकहित में कार्य करने के लिए पाबंद भी कर दिया था। अशोक ने अपने धम्म के उपदेशों को ऐसी जगहों पर या फिर ऐसे पाषाणों पर उत्कीर्ण करवाया जो काफी लंबे समय तक टिके रहे और जन साधारण की आम बोलचाल की भाषा के अनुरूप उनको समझा जा सके, उनको पढ़ा जा सके और उनको आत्मसात किया जा सके। अब पढ़ते हैं हम धम्म की नीति। धम्म की नीति का मूल्यांकन। अब तक तो हमने इतनी सारी बातें देख ली, मगर हमें अब ये भी तो देखना है कि धम्म की नीति का मूल्यांकन क्या है। यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत अपने सहिष्णुता देख लिया, अहिंसा देख लिया, सदाचार भी देख लिया, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही इन चीजों का अनुसरण करती आई है। वर्तमान में भी इसका महत्व यथावत बना हुआ है। अशोक के बाद में जो सभी शासक थे उन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है। अशोक तक तो यह धर्म काफी फलीभूत हुआ, मगर धीरे धीरे करके जिस तरीके से
अशोक के बाद में जो शासक आए हैं उन शासकों ने इन चीजों पर विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया। समग्र रूप से यह नीति अशोक के ही शासनकाल के दौरान काफी अच्छी फलीभूत हुई थी। इसी कारण अशोक को एक महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी थे इन नीतियों की क्रियान्वती उसी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। धम्म दुर्बल शासक, राजनीतिक अनिश्चितता और सीमाओं के कारण फलीभूत नहीं हो सका। राष्ट्रीय आंतरिक और बाह्य युद्धों से पूर्णतः मुक्त हो चुका था, क्योंकि उसने ऐसी ही वैदेशिक नीति का अनुसरण किया तथा वैदिक संबंधों को काफी सुदृढ़ता और मधुरता प्रदान की थी। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे, सांप्रदायिक संघर्ष बराबर हो गए। जब इसके बाद जो नए शासक आते हैं उनके दौरान काफी संघर्ष बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि समस्या व्यवस्था की जड़ों से ही पनपी थी। उपयुक्त कारण थे ये जिनसे धम्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी। तथापि अशोक को हम सराहना का पात्र मान सकते हैं, क्योंकि उसने एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और आज भी उसकी नीतियों का अनुसरण विभिन्न संप्रदाय के लोगों को द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भी यह प्रासंगिक है। अशोक महान जिसका हम मूल्यांकन देखें तो फिर उसका मूल्यांकन काफी विस्तारित रूप से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो उसका राजनीतिक स्तर पर देखें तो राजनीतिक स्तर पर उसको एक कुशल प्रशासक के रूप में संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि उसने पितृवत सिद्धांत का पालन किया, अपनी प्रजा को पुत्रवत मानकर उसकी सेवा शुश्रूषा की। उसने बहुत सारे लोक हित कार्य करवाए तथा वैदेशिक नीति को काफी सुदृढ़ बनाया, मधुरता लेके आए उनके संबंधों में, ताकि बाहर के लोग हमारे भारत पर आक्रमण नहीं कर सके, क्योंकि वैदेशिक नीति काफी अच्छी रहेगी तो बाह्य आक्रमण का हमें खतरा नहीं रहेगा। तीसरी बात यह कह सकते हैं कि धार्मिक नीति के अकॉर्डिंग उसने जो आम बोलचाल की भाषा थी उस भाषा के जरिए ही जो अपने सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया और लोगों के बीच में जो आडंबर थे उन आडंबरों को दूर कर अपने समाज का, अपनी जनता का, अपनी प्रजा का उन्होंने उत्थान करने की कोशिश की। तीसरी बात यह है कि जो गरीब तबके का वर्ग था उस गरीब तबके पर उसने विशेष ध्यान दिया, ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया, ताकि गरीब तबके लोगों का उत्थान हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास काफी अच्छे से हो सके। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। प्रतिवेदकों की नियुक्ति करने के साथ साथ उन्होंने विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए पहल भी की। इस तरीके से हम सम्राट अशोक को काफी अच्छे व्यक्तित्व का, एक कुशल प्रशासक, एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक कुशल धार्मिक नेतृत्वकर्ता मान सकते हैं, जिसकी बदौलत आज विदेशों में बौद्ध धर्म काफी फलीभूत है। हालांकि हमारे भारत देश में थोड़ी कमी आई है, इसके पीछे भी हमारी ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा संप्रदाय है उसको, हमारा जो धर्म है उसको अनेक अनेक संप्रदायों में बांट दिया है और हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे करके भूलते जा रहे हैं। मगर यह याद रखना, हमारी संस्कृति ही हमारे भारत देश की पहचान है और हमारा भारत देश हमारी संस्कृति के लिए ही